हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। लास्ट लेक्चर में हमने LPC 2148 जो आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है उसका टाइमर ऑपरेशन हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आर्म 7 में मेमोरी का काम क्या रहता है, कैसे आप मेमोरी उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, एक्सटर्नल मेमोरी आप कितनी उसके साथ इंटरफेस कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज़ डेटा मेमोरी, व्हाट इज़ कैश मेमोरी, ये सब चीज़ें हम ये यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव 2 units रिमेनिंग। One unit is associated with the memory and another unit is associated with the other peripherals which are to be connected with the our ARM LPC 2148. Okay, so let's start with the memory. Okay, the memory that communicates directly with the CPU is called main memory. जो CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है उसको हम जनरली बोलते हैं मेन मेमोरी। Devices that provides a backup storage are called auxiliary memory। के जो CPU के साथ मेनली कनेक्टेड रहती है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और जो सिस्टम ने काम किया है तो उसको सेव करने के लिए जो बैकअप आप बोल सकते हो, तो ये बैकअप जो सेव करता है वो मेमोरी कहलाती है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ओनली प्रोग्राम एंड डेटा करंटली नीड बाय प्रोसेसर रिसाइड्स इन अ मेन मेमोरी। जनरली मेन मेमोरी को काम करने के लिए क्या चाहिए? जो प्रोसेसर है उसको काम करने के लिए जनरली दो चीज़ें चाहिए, डेटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी में जनरली प्रोग्राम रहता है, हमारा जो कोड रहता है मशीन लेवल का, उसको असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्रामर लिखता है तो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और वो मशीन लेवल लैंग्वेज का जो मेमोरी में वो स्टोर रहता है प्रोग्राम, वो मेमोरी कहलाती है प्रोग्राम मेमोरी। ओके, डेटा मेमोरी का जनरली यूज होता है टू स्टोर अ पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्पररी डेटा। All other information is stored in a auxiliary memory and transferred to main memory when needed. ओके, तो जब प्रोग्राम काम कर रहा है, आम काम कर रहा होता है, तो वो टेम्पररी मेमोरी ऑक्सिलरी में ही होती है, और जब कभी भी उसको चाहिए कि हाँ भाई डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करना है, तो वो मेन मेमोरी को ट्रांसफ़र करेगी फॉर अ परमानेंटली। ठीक है, एसोसिएटिव मैपिंग, जो मेमोरी हमारा मैपिंग है वो क्या रहता है? ठीक है, तो सबसे पहले है ऑक्सिलरी मेमोरी, मेमोरी हायरार्की जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सिलरी मेमोरी, उसके बाद है मेन मेमोरी, उसके बाद है कैश मेमोरी, और उसके बाद है CPU रजिस्टर। ये जो इवोल्यूशन हुआ है, जो इन्वेंट हुआ है उसके हिसाब से है। तो जैसे आप ऑक्सिलरी टू CPU जाओगे तो आपको स्पीड क्या मिलेगी? द स्पीड ऑफ स्टोरेज डेटा इज बीइंग फास्ट। ओके, और साइज जो आप देख रहे हो, ऑक्सिलरी इज द प्रीवियस मेमोरी, बहुत बरसों पहले जो यूज होती थी वो मेमोरी। तो जैसे CPU पे आप जाओगे तो साइज विल बी रिड्यूस्ड। ओके, ऑक्सिलरी टू CPU के डायरेक्शन में जाओगे तो साइज क्या होती है? कम हो जाती है, स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। ओके, सो दिस इज हायरार्की ऑफ मेमोरी। ओके, CPU रजिस्टर, जो चार मेन हमने यूनिट देखे हायरार्की में, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? तो CPU registers, it is also known as a internal processor memory. The data or instruction which has to execute are kept in these registers. CPU के अपने रजिस्टर्स, जो CPU को काम करना है उसमें जो हेल्प करते हैं फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज, वो रजिस्टर्स कहलाते हैं CPU रजिस्टर्स। The cache memory is employed in a computer system to compensate for a speed differential between main memory and processor logic। जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम और प्रोसेसर का लॉजिक, ये दोनों को
उन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है वो जनरली क्या रहता है, बल्कियर प्रोसेस रहती है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी का। The cache is used for storing segment of a program currently being executed in a CPU and temporary data frequently needed to be present and calculation। जो हमारी मेन कोड मेमोरी, प्रोग्राम हमारा क्या रहता है, प्रोग्राम मेमोरी में ही रहता है, लेकिन माना के पूरा प्रोग्राम एक बहुत बड़ा चंक है, ठीक है, तो उसमें से जो भी करंटली जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोग्राम रन करना है तो वो पहले आ जाएगा कैश मेमोरी में, ठीक है, और वो कैश मेमोरी से डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगेगा उसको, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट करता जाएगा कैश मेमोरी दूसरा जो मॉड्यूल है वो प्रोग्राम मेमोरी से उठा के कैश मेमोरी में ला देगी। मतलब कि अगर डायरेक्टली सीपीयू प्रोग्राम मेमोरी के साथ कनेक्ट होने जाता है तो उसको पूरा प्रोग्राम एक्सेस करना पड़ता है, वन बाय वन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे कैश मेमोरी, और यही कैश मेमोरी का एडवांटेज है। By making the program and data available at a rapid rate, it is possible to increase the performance rate of a computer। ठीक है, ऑब्वियसली कि आपको प्रोग्राम मेमोरी और डेटा की स्पीड बढ़ानी है, तो अगर आप ये इंक्रीज कर पाओगे तो ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। Many operating systems are designed to enable the CPU to process a number of independent programs known as a multi-programming। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही है, पहले क्या थी, जो हमारी बहुत पुरानी ओल्डर सिस्टम थी ऑपरेटिंग मेमोरी की, वो क्या करती थी कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एक ही प्रोग्राम को रन कर पाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो हमारे लेटेस्ट प्रोसेसर्स और कंप्यूटर में जो आ रहे हैं वो क्या रहता है, इट शुड बी सपोर्ट मल्टीटास्किंग। मतलब कि जब कभी भी आपको पेन ड्राइव एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो तो पेन ड्राइव डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है। वो टाइम पे आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, वो टाइम पे आप माउस भी यूज़ करोगे, ठीक है। मतलब ये सब क्या रहता है, मल्टीटास्किंग रहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप कर रहे हो और पेन ड्राइव एक्सेस करते हो तो पॉपअप नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसे। Sometimes a program are too long to be accommodate in total space available in a main memory. A program with its data normally resides in a auxiliary memory। कई बार ऐसा भी होता है, दूसरी टास्क मेमोरी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो कई बार हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो वो टाइम पे क्या होगा कि मेन प्रोग्राम मेमोरी में जितना प्रोग्राम आता है उतना आ जाएगा, बाकी का सब प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी मेमोरी में चला जाएगा। When the program or a segment of a program is to be executed, it is transferred to a main memory to be executed by CPU। आपका पार्ट अगर कुछ पार्ट ऑक्सिलरी मेमोरी में पड़ा है और अभी उसका अगर एग्जीक्यूशन करना है तो डायरेक्टली ऑक्सिलरी मेमोरी से आपका जो सीपीयू है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, तभी जाके वो एग्जीक्यूट कर सकता, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट सुपरवाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सिलरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये चीज़ का जो ध्यान रखना है, जो सिस्टम है ये, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसे बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। ओके, memory management system। Many operating systems are designed to enable the CPU to process a number of independent program known as the multi-program। शायद ये repeat हो गया। Okay, now we are talking about, so we have generally meant for 4 memories: main memory, auxiliary memory, cache memory and CPU register। CPU registers किसके लिए काम आता है? To perform CPU's own operation, ठीक है। कैश मेमोरी किसके लिए काम आती है? तो मेन प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो मेन प्रोग्राम की स्पीड अगर आपको इंक्रीज करनी है तो पार्ट में आपने मेन प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया है तो वो पार्ट लोड होते जाएंगे सीपीयू रजिस्टर्स में, सॉरी कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से सीपीयू को एक्सेस करना थोड़ा इजी रहता है,
ठीक है। उसके बाद है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा है तो एक्सेस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो ऑक्सिलरी मेमोरी में रहेगा, और ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन प्रोग्राम में लाके फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो मेन मेमोरी, द प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ मेन मेमोरी इज बेस्ड ऑन अ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जो हमारी मेन मेमोरी है जनरली वो कैसे बनती है, सेमीकंडक्टर आईसी से। ओके, सेमीकंडक्टर आई थिंक यू विल नो, यू नो एवरीथिंग, है ना। द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आर अवेलेबल इन टू पॉसिबल ऑपरेटिंग मोड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। जो ये आईसी आपकी रहती है, तो जो आईसी आप लगाते हो उससे मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी। द स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम जो आप बोलते हो वो, द स्टैटिक रैम कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स दैट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। जनरली ये रैम मेमोरी जो रोम होती है या रैम, वो क्या होता है, तो जनरली दे आर यूज्ड अ फ्लिप फ्लॉप्स, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है। फ्लिप फ्लॉप्स यू कैन से दैट इट्स अ 1 बीट मेमोरी। एक बीट डेटा स्टोर करना है तो आपको एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। 8 बीट फ्लिप फ्लॉप मतलब 8 बीट मेमोरी मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप ही मेमोरी को स्टोर करते हैं। द डायनामिक रैम स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस दैट आर अप्लाइड टू अ कैपेसिटर्स। ओके, फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं जनरली डिजाइनिंग ऑफ एस रैम, स्टैटिक रैम, और डी रैम में डेटा कैसे स्टोर होता है, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज, यानी कि कैपेसिटर्स थ्रू, ठीक है। मतलब डी रैम को एक्सेस करना एकदम इजी रहता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। द स्टोर्ड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर टेंड टू डिस्चार्ज विद द टाइम एंड कैपेसिटर मस्ट बी पीरियोडिकली रिचार्ज बाय रिफ्रेशिंग द डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी का ये डिसएडवांटेज है, उसको एक्सेस करना तो बहुत इजी रहता है, लेकिन अगर टाइम पास होता है तो बाय इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये डेटा जो चार्ज होता है कैपेसिटर का वो डिस्चार्ज होता रहता है, और डिस्चार्ज होता जाएगा तो हमारी मेमोरी भी अपना डेटा खो रही, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे के बाद उसको चार्ज करना ज़रूरी है। द स्टैटिक रैम इज ईजियर टू यूज एंड हैज़ अ शॉर्टर रीड एंड राइट साइकिल्स एंड आर यूज्ड इन अ कैश। स्टैटिक रैम इज ईजियर टू यूज, हैज़ अ शॉर्टर रीड एंड राइट साइकिल एंड यूज्ड इन अ कैश। कैश मेमोरी में भी एस रैम का यूज होता है, ठीक है। मेन मेमोरी में भी होता है, एस कैश मेमोरी में भी होता है। द डायनामिक रैम्स आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द मेन मेमोरी। जो डी रैम यूज होती है वो यूज होती है मेन मेमोरी को बनाने के लिए, और एस रैम होती है वो यूज होती है कैश मेमोरी को बनाने के लिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी मेमोरी। The most common auxiliary memory device used in a computer system are magnetic disk और tapes, जो बहुत पहले के टाइम पे यूज होती थी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब एक्सेस मेमोरी। अभी हमने आगे देखा था कि ऑक्सिलरी मेमोरी मगर यानी कि मेन मेमोरी अगर आपको कम पड़ जाती है फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा, तो आप एक्सेस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज कर सकते हैं। द एग्जांपल्स आर मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स। अदर कंपोनेंट यूज्ड बट नॉट आर फ्रीक्वेंटली आर मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक बबल मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो ये सब जो चीज़ें रहती है वो पहले यूज नहीं होती थी, ओके। मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। The average time required to reach a storage location in memory and obtain its content is called access time. Okay? जितना टाइम लगता है, access time मतलब क्या, कि जो डेटा आप एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड access time. तो the average time required to reach the storage location in a memory and obtain its content is called access time. मेमोरी में क्या रहता है, मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। तो जो पॉइंटर है मेमोरी का
वो क्या करेगा, जो लोकेशन आपने बोला है वो ढूंढता है सबसे पहले। इतने सारे लोकेशंस हैं, 2 MB मेमोरी मतलब 2 इंटू 10⁶ लोकेशन। तो इतने लोकेशंस में पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढना और वहाँ से डेटा एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। In electromechanical device with moving parts such as disk and tapes, the access time consists of seek time required to position the read-write head to a location and transfer time required to transfer the data or from a device. ये हमारी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की बात हो रही है एक्सेस टाइम का। अगर आपको मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक ड्रम्स उसमें जाना है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस की वजह से क्या होगा, सबसे पहले वो अपना पॉइंटर सेट करेगा इनिशियल लोकेशन पे, वो लोकेशन से फिर ढूंढना स्टार्ट करता है और जो लोकेशन पे चाहिए वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो ये सब है जनरली ऑक्सिलरी मेमोरी यार एक्सटर्नल मेमोरी, यू कैन से दैट। ओके, आपको अगर मेन प्रोग्राम एक्सेस करने में मेन मेमोरी कम पड़ जाती है, देन यू कैन यूज ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मेमोरी। An assembler program search the symbol address table in order to extract the symbol's binary equivalent. ओके, आपने पर्टिकुलर अगर कोई डेटाबेस बनाया है तो क्या होगा, उस डेटाबेस में एक पॉइंटर जो रहेगा जो टेबल के एक पार्ट को ही सर्च करता रहता है। ठीक है, उसमें से जो आपको लोकेशन चाहिए वो सर्च करता रहता है। जैसे ही वो पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन मिलेगा, उसके सामने जो रखा है वो डेटा चला जाएगा मेन मेमोरी में। ठीक है, तो एसोसिएटेड मेमोरी मतलब एसोसिएशन का ही काम करता है कि हेल्प करता है। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम में वापस कब आए, मेन प्रोग्राम में डेटा कब फैच होगा, जब भी मेन प्रोग्राम आपका जो रूटीन रहता है वो पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढ पाएगा तब। ठीक है, sorry, the number of accesses to a memory depends on a location of an item and the efficiency of a search algorithm. तो ये एक्सेस टाइम जो रहता है वो जनरली दो चीज़ पे डिपेंड रहता है। एक तो आपने कितनी मेमोरी यूज़ की है, इफ़ यू आर यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस मेमोरी, आपने बहुत ही टीबी में मेमोरी यूज़ किया है तो क्या होगा, तो ये टीबी मेमोरी में लोकेशंस भी इतने ज़्यादा होंगे तो सर्च करने में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस पे भी वो डिपेंड रहता है। इफ़ यू आर यूजिंग अ मेमोरी विच हैज़ लेस मेमोरी लोकेशन तो उसको ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये फैक्टर बहुत ही अफेक्ट करता है। और दूसरा है, तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ज़्यादा मेमोरी वाला कार्ड लगाते हैं मोबाइल में तो हमारा मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे मेमोरी निकाल दोगे स्पीड आपकी एज इट इज़ हो जाएगी। तो इसका रीज़न यही होता है कि उसको एक्सेस करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर है हमारा सर्च एल्गोरिदम, किस एल्गोरिदम से वो सर्च कर रहा है। सर्चिंग के भी कई सारे एल्गोरिदम हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ स्पीडियर एल्गोरिदम देन द स्पीड विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। Many search algorithms have been deployed to minimize the number of access while searching for an item in a random or sequential access memory. Obviously जो मैंने ये पॉइंट बताया कि जो एल्गोरिदम पे आप यूज़ करोगे उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है स्पीड ऑफ एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। The time required to find an item stored in a memory can be reduced considerably if stored data can be identified by content of data itself rather than an address. ठीक है, अगर आपको डेटा सर्च करना है तो आप डायरेक्टली डेटा सर्च नहीं कर सकते। ओके, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पीड वाला काम हो जाएगा। इससे बढ़िया रहेगा कि आपके पास अगर कोई एड्रेस है तो आप एड्रेस ढूंढ के वहाँ पे एड्रेस से वो डेटा लाओगे, दैट इज कंपैरेटिवली स्पीडियर प्रोसेस विच रिक्वायर्ड लेस टाइम
to get a data from a memory to a processor. ठीक है? This type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content rather than by specific address or a location. तो कई बार क्या रहता है कि नंबर ऑफ पॉइंटर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सर्च का ऑपरेशन है वो इजी हो जाता है, तो इससे आप इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हो। When a word is written in associative memory, no address is given. The memory is capable of finding an empty, unused location to store a word. ठीक है? जो हमारी नॉर्मल मेमोरी होती है उसमें क्या रहता है कि आपको मेमोरी लोकेशन को बोलना पड़ता है कि भाई ये एड्रेस पे लोकेशन खाली है, तो इफ़ यू वांट टू स्टोर द डेटा देन यू हैव टू पुट द डेटा ऑन पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन एसोसिएट मेमोरी ऐसी मेमोरी है कि उसके एल्गोरिदम्स कुछ ऐसे हैं कि आप सिर्फ उसको डेटा दो दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी लोकेशन सर्च करेगा और वहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। यू डोंट नीड टू मेन प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा कि एम्प्टी लोकेशन को फाइंड करो। ठीक है? When a word is to be read from associative memory, the content of word or a part of word is specified. The memory locates all the words which match the specified content and marks them for reading. जब कभी भी ऐसे मतलब जो डिजायर्ड डेटा है जो मोस्ट IMP जिसे बोलते हैं, तो उसको वो एसोसिएट मेमोरी क्या रहती है, एक मार्क करके रखती है। तो जैसे ही आप उसको सर्च करने का बोलोगे सबसे पहले वो क्या करेगी, ऐसी जो मार्क्ड मेमोरी है वहाँ पे सर्च करेगी, वहाँ से ही अगर उसको मिल जाता है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करेगी मेन मेमोरी के दूसरे लोकेशंस को सर्च करने का। ठीक है? तो इस तरह से एसोसिएट मेमोरी कंपैरेटिवली स्पीडियर काम करती है। एन एसोसिएटिव मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव देन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैश मेमोरी। आज के लेक्चर में हमने मेनली देखा एसोसिएटिव मेमोरी, देन ऑक्सिलरी मेमोरी, देन मेन मेमोरी। ठीक है? मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैश मेमोरी। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।